हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। हाँ जी दोस्तों, मेरा नाम जेएस मल्होत्रा है और आज की क्लास में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ इनडायरेक्ट टैक्स का प्रैक्टिस सेशन लेने वाला हूं, जिसके अंदर मैं आप लोगों को टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस प्रैक्टिस सेशन को, जिसके अंदर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा जो मेरी बुक के होंगे, और वो मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उस लिंक में जाओ, आपको वो बुक मिल जाएगी, वो नोट्स मिल जाएंगे जिसके आपको क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं। तो टाइम ऑफ सप्लाई को कंप्लीट करेंगे आज हम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आना बनता है, चाहे आप सीएमए इंटर का ओल्ड कोर्स कर रहे हो, चाहे आप सीएमए इंटर के न्यू कोर्स में हो, आपको एक क्वेश्चन तो आना बनता ही है इस टाइम ऑफ सप्लाई का। तो आओ जरा देखते हैं। इसके अंदर हम लोग दो सेक्शंस के बारे में बात करेंगे, सेक्शन नंबर 12 एंड 13। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो वो बात करता है अबाउट टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। बच्चों, गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई मतलब ये कि कब हमें गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना चाहिए, कौन सी वो डेट है जिस डेट पर जाके हम ये कह दें कि यस सप्लाई हो गया और इस वजह से अगले महीने की 20 तारीख पे हमें जीएसटी पे करना पड़े। आप लोग तो जानते ही हैं बच्चों कि आपको हर महीने की 20 तारीख पर जीएसटी पे करना पड़ता है, यस और नो। सो अप्रैल मंथ में अगर टाइम ऑफ सप्लाई फॉल किया तो 20 मई तक जीएसटी पे करना है। मई में टाइम ऑफ सप्लाई फॉल किया तो 20 जून तक जीएसटी पे करना है। तो आपको हर महीने के अगले महीने की 20 तारीख पर जीएसटी पे करना होता है। नाउ पॉइंट ये है कि भाई अगर आपका अप्रैल मंथ में टाइम सप्लाई फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको देखने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस करवाए थे, मैं आपको याद करवा देता हूं। सेक्शन नंबर 12(1) तो आपको बात पता ही है, ये तो एक इंट्रोडक्टरी सेक्शन है जो ये बोलता है कि टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजन जो लिखे हुए हैं वो सेक्शन नंबर 12 में लिखे। तो ये एक ओनली इंट्रोडक्शन है सेक्शन 12 की, कि टाइम ऑफ सप्लाई से रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो सेक्शन नंबर 12 में लिखे हुए हैं, वो ये बात करना चाह रहा है। सेक्शन नंबर 12(2) की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहां पे आ जाता है क्या, फॉरवर्ड चार्ज। क्या आ जाता है, फॉरवर्ड चार्ज। हम फटाफट पहले रिवाइज करेंगे फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। फॉरवर्ड चार्ज का मतलब है कि सप्लायर इज लायबल टू पे जीएसटी, यस और नो। सप्लायर इज लायबल टू पे जीएसटी। अब अगर सप्लायर को जीएसटी देना है तो सप्लायर से रिलेटेड कुछ डेट्स होनी चाहिए। सो गवर्नमेंट ने बोला दो ही डेट्स हमें देखनी है, एक डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और एक देखनी है लास्ट डेट व्हेन इनवॉइस इज टू बी इशूड। या तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या फिर लास्ट डेट जिस डेट पर इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था। सो लास्ट डेट व्हेन इनवॉइस इज टू बी इशूड एज पर सेक्शन 31। सो बच्चों हमें ये दो डेट्स मिलेंगी। देखो, हो सकता है आप इनवॉइस पहले इशू कर दो, और अगर इनवॉइस आप सही टाइम पे इशू नहीं करते हो तो गवर्नमेंट ने बताया है सेक्शन नंबर 31 में कि आपको इनवॉइस कब रेज कर देना चाहिए। बच्चों आपको याद आ रहा है ये सेक्शन नंबर 31। इस सेक्शन नंबर 31 के अंदर आपको बताया जाता है सेक्शन नंबर 31(1), सेक्शन नंबर 31(4) और सेक्शन नंबर 31(7). बच्चों गुड्स के केस में 31(1) कहता है नॉर्मल केस। नॉर्मल केस का मतलब है कि अगर गुड्स की मूवमेंट इन्वॉल्व है, तो गुड्स की मूवमेंट मतलब आपके घर तक अगर डिलीवरी होनी है तो ऐसे केस में गवर्नमेंट कहता है कि भाई टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा जिस डेट पे गुड्स को रिमूव किया जाएगा। सो नॉर्मल केस में मैं ये लिख देता हूं, इसमें दो केस हैं। इस नॉर्मल केस में दो सिनारियोज हैं, वो भी मैं लिख देता हूं। ये दो सिनारियोज हैं वेयर मूवमेंट ऑफ गुड्स इज इन्वॉल्व, और अगर गुड्स की मूवमेंट इन्वॉल्व है यानी घर तक डिलीवरी हो रही है, फैक्ट्री तक डिलीवरी हो रही है, तो ऐसे केस में डेट ऑन और बिफोर डेट ऑफ रिमूवल, ऑन और बिफोर डेट ऑफ रिमूवल, इस डेट तक आपको इनवॉइस रेज कर देना चाहिए, यस और नो। ठीक है, तो रिमूव होता है गुड्स, इनवॉइस रेज कर देना चाहिए। वेयर मूवमेंट इन एनी अदर केस लिख देते हैं, इन एनी अदर केस का मतलब यही हुआ कि मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है। और अगर एनी अदर केस है तो ऑन और बिफोर डेट ऑफ डिलीवरी, जिस डेट पर गुड्स को डिलीवर करा दिया, जिस डेट पे दे दिया गुड्स, या फिर गुड्स मेकिंग अवेलेबल, गुड्स मेकिंग अवेलेबल, जिस डेट पे गुड्स को अवेलेबल करवा दिया। भाई ये तो ये हो गया कि भाई आप फैक्ट्री में जाके, सप्लायर की फैक्ट्री में जाके गुड्स खरीदते हो, वहीं से गुड्स उठा लेते हो, पिक कर लेते हो, तो गुड्स मेकिंग अवेलेबल, जिस डेट पर आपको उन्होंने गुड्स दे दिया उस डेट पर ही इनवॉइस बन जाना चाहिए, यस और नो।
अच्छा, सेक्शन 31(4) है। 31(4) के केस में अगर हम बात करें, ये बात करता है कंटिन्यूस सप्लाई। किसकी बात करता है? कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, जब गुड्स की सप्लाई चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, खत्म ही नहीं होती, ऐसे केस में ना गवर्नमेंट कहता है कि कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में इनवॉइस कब रेज करना चाहिए? ऑन और बिफोर डेट ऑफ पीरियोडिक स्टेटमेंट या फिर ऑन और बिफोर डेट ऑफ पीरियोडिक पेमेंट। बेटा देखो, डिपेंड कर सकता है कि ये पीरियोडिक स्टेटमेंट का केस है या पीरियोडिक पेमेंट का केस है, दोनों में से कोई भी केस हो सकता है। मतलब कंपनी कह सकती है कि भाई मैं आपके ऊपर हर महीने के महीने एक स्टेटमेंट बनाया करूंगा, जितनी कंजम्पशन हुई गुड्स की, जितनी मैंने आपको दिया, उतने गुड्स का मैं आपको फिर बिल भेज दिया करूंगा। अच्छा, या फिर हो सकता है कि आप मुझे पेमेंट देते रहो, मैं साथ ही साथ आपको बिल भेज दिया करूंगा, और लास्ट में जाके पूरे 1 साल के बाद जाके सेटल कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से भी केस हो सकता है। सो विच एवर द केस में भी, विच एवर द केस में भी, इन दोनों में से जो भी केस हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? इन दोनों में से कोई भी केस हो। फिर इसके बाद एक केस आ जाता है 31(7), जो है गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। बच्चों, अगर गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस का केस है तो ऐसे केस में इनवॉइस कब रेज करना चाहिए? इनवॉइस कब तक रेज कर देना चाहिए? विद इन 6 months from date of removal, और डेट ऑफ गुड्स अप्रूव्ड, जिस डेट पर गुड्स को क्या कर दिया? अप्रूव्ड, विच एवर इज अर्लियर। मतलब लास्ट डेट तो भैया 6 महीने है, तो 6 मंथ्स ही लिख देता हूं, विद इन की जगह पे 6 मंथ्स ही लिख देता हूं। 6 मंथ्स ऑन द डेट ऑफ रिमूवल, जो कि लास्ट होगी, ठीक है। जिस डेट पे रिमूव किए गुड्स दिए, उसके बाद से 6 महीने, ठीक है, 6 महीने की लास्ट डेट होगी जिस डेट पर आपको अप्रूवल दे देना चाहिए था। और अगर अप्रूवल नहीं दिया तो गवर्नमेंट कहता है 6 महीने के बाद, जब एक्सपायर होगा ना 6 महीने, तो आपको इनवॉइस रेज कर देना चाहिए। और लास्ट कहता है अगर गुड्स अप्रूव पहले हो गए तो ऑब्वियसली इनवॉइस पहले रेज कर देना चाहिए, विच एवर इज अर्लियर। दोनों में से जो भी अर्लियर का केस हो। देखो, मैं आपको ये रिवीजन इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि मैंने इस बार इस वाले चैप्टर के लिए रिवीजन लिंक नहीं बनाया, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना रिवाइज करवा ही दूं। तो मैंने रिवाइज करवा के साथ साथ क्वेश्चंस दे रहा हूं, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए। नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 12(3). अच्छा बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है, अगर टाइम ऑफ सप्लाई की बात कर रहे हो तो आपको तो पता ही है कि भाई एक तो फॉरवर्ड चार्ज होता है और एक होता है रिवर्स चार्ज। तो ये 12(3) इज अबाउट टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज। यस और नो एवरीवन। और रिवर्स चार्ज का मतलब होता है वेयर रेसिपिएंट्स आर लायबल टू पे जीएसटी, वेयर रेसिपिएंट्स आर लायबल टू पे जीएसटी। बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, सप्लायर को जीएसटी देना पड़ता है फॉरवर्ड चार्ज, रेसिपिएंट को जीएसटी देना पड़ता है रिवर्स चार्ज। और बच्चों, रेसिपिएंट्स को जीएसटी देना पड़ता है सेक्शन 9(3) और 9(4) के तहत। क्या मेरी बात समझे? 9(3) एंड 9(4). सो 9(3) और 9(4) दोनों ही रिवर्स चार्ज में आते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, सेक्शन 9(3) एंड 9(4) रेसिपिएंट्स आर लायबल टू पे जीएसटी। बच्चों 9(3) के अंदर आपको मैंने कुछ सर्विसेज बताई थी, और जो बच्चे मेरे से क्लासेस ले चुके हैं उनको याद भी होगा। बस सर लास्ट टाइम, लास्ट रिक्वेस्ट, गादो करके एक कोड भी बनाया था हम लोगों ने, जिसमें मैंने आपको कुछ बताया था। बी से बिजनेस फैसिलिटेटर, ए से बिजनेस एजेंट और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, एस से स्पॉन्सरशिप, एस से सिक्योरिटी सर्विसेज, आई से इंश्योरेंस एजेंट, आर से रिकवरी एजेंट, हाँ, एल से लॉन्ग टर्म लीज, टी से टीडीआर, एल से लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज, आर से रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, और फिर जी से गवर्नमेंट, ए से एडवोकेट, डी से डायरेक्टर, ओ से ओवरसीइंग मेंबर्स ऑफ कमेटी, फिर जी से जीटीए, ए से आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, डी से डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स, और ओ से ऑथर, फोटोग्राफर, कंपोजर। तो मैंने ये बात बताई थी, बहुत जल्द मैं इसकी भी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, तो मैं आपको करवाऊंगा, बट अभी फिलहाल के लिए इधर ध्यान देते हैं। सेक्शन नंबर 9(3) की बात करता है तो ये आता है जहां पे अनरजिस्टर्ड पर्सन हो या रजिस्टर्ड पर्सन हो, रेसिपिएंट इज लायबल टू पे जीएसटी। 9(4) में क्या था? अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, हु इज लायबल टू पे जीएसटी? रजिस्टर्ड पर्सन। याद है बच्चों? सो इसके अंदर 9(4) के अंदर तो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था रियल एस्टेट सेक्टर, जहां पे ये बात बड़ी थी ना, 80% ऑफ द सामान, 80% ऑफ द इनपुट बिल्डर को किससे खरीदना चाहिए? रजिस्टर्ड से खरीदना चाहिए। अगर अनरजिस्टर्ड से खरीदा तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा ना, वो अमाउंट के ऊपर जीएसटी कौन देगा? बिल्डर। क्या मेरी बात समझ में आई? रिवर्स चार्ज लग जाएगा। तो ये बात हम लोगों ने पहले भी पढ़ी थी,
नाउ इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज गवर्नमेंट ने क्या बोला, रेसिपिएंट्स को जीएसटी देना है, तो जाहिर सी बात है कि रेसिपिएंट्स को अगर जीएसटी देना है तो रेसिपिएंट्स के हिसाब से ड्यू डेट्स होनी चाहिए, डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई होना चाहिए। सो एक तो हो गया डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स। हम बोल रहे हैं टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा ये तो था कि हमें इनवॉइस कब रेज करना चाहिए एज पर सेक्शन 31, यस और नो। और इनवॉइस रेज करने की डेट अगर पता हो उसको कंपेयर करेंगे कि भाई इनवॉइस एक्चुअल में कब इशू किया, ठीक है, विच एवर इज अर्लियर, ऑब्वियसली दोनों में से जो पहले हो गया होगा वो होगा टाइम ऑफ सप्लाई। इज दैट क्लियर एवरीवन? अच्छा, जब मैं बात करता हूं टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज, तो रिवर्स चार्ज के अंदर डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स हो जाता है। जिस डेट पर गुड्स को क्या कर लिया, रिसीव कर लिया, या तो वो टाइम ऑफ सप्लाई होगा, या फिर डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट आपको याद आ रहा होगा, या फिर 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। सप्लायर ने जब इनवॉइस बना दिया उसके 31वें दिन तक गवर्नमेंट कहता है हम वेट करेंगे, और उस डेट से बाद नहीं, मतलब उस डेट तक आपको जो है आपका टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। 31st डे विल बी द लास्ट डेट। सो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, जिस दिन पे गुड्स रिसीव हो गए। डेट ऑफ पेमेंट की बात करें तो डेट ऑफ पेमेंट दो हैं, एक जिस डेट पर पेमेंट की एंट्री पास कर दी, पेमेंट एंट्री पास्ड इन बुक्स, या तो पेमेंट की एंट्री पास कर दी होगी। नंबर दो, या फिर क्या हो सकता है, डेट ऑफ डेबिट इन द बैंक अकाउंट, जिस डेट पर आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट गए, डेबिट इन द बैंक अकाउंट। क्या मेरी बात समझ में आई? विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों वाली डेट्स में से कोई भी एक डेट होगी, तो जिस डेट पर पेमेंट की एंट्री पास कर दी या फिर जिस डेट पर बैंक अकाउंट में से पैसे कट गए, विच एवर इज अर्लियर। सो डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, या 31st डेट फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, ठीक है, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। याद आ रहा है बच्चों? अगर ये तीनों डेट्स अवेलेबल ना हो तो ऐसे केस में एक रेजिड्यू डेट दी हुई है, रेजिड्यू डेट क्या दी हुई है गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसे केस में डेट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ सप्लाई, रिकॉर्डिंग ऑफ सप्लाई, जिस डेट पर आपने सप्लाई को रिकॉर्ड कर लिया इन बुक्स ऑफ रेसिपिएंट, वो वाली डेट ले लेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? ये केस कब होगा, जब रिसिप्ट ऑफ गुड्स की डेट, पेमेंट की डेट, 31st इन इश्यू ऑफ इनवॉइस की डेट, ये हमें डेट्स अवेलेबल ना हो तो हमें ये काम करना है, डेट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ सप्लाई इन द बुक्स ऑफ रेसिपिएंट। क्या मेरी बात समझ में आई? ओके, वेल डन। आगे बढ़ते हैं बच्चों। रिकॉर्डिंग ऑफ सप्लाई, बच्चों आप लोग समझो ना, जब आप गुड्स को परचेज करते हो तो आपके एक परचेज की एंट्री पास करते हैं, एक पेमेंट की एंट्री। जो ऊपर लिखा था ना, ये पेमेंट की एंट्री है, ठीक है। और परचेज की एंट्री का मतलब जरूरी नहीं है कि जर्नल एंट्री, एंट्री का मतलब है कोई भी रिकॉर्डिंग, कोई भी ऐसी एविडेंस जिससे गवर्नमेंट को ये पता चल जाए, गवर्नमेंट के ऑफिशियल को ये पता चल जाए कि आपने सप्लाई रिसीव करी है। क्या मेरी बात समझ में आई? आगे आ जाते हैं बच्चों, क्योंकि ये रिवीजन है तो हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे अभी इस बात पे। सेक्शन नंबर 12(4) इज अबाउट वाउचर्स। वाउचर्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? वाउचर्स के केस में बच्चों वाउचर्स दो तरीके के हैं। इफ गुड्स आर आइडेंटिफाइबल, at the time of issue of voucher, जिस टाइम पर वाउचर दिया गया उस टाइम पर अगर गुड्स आइडेंटिफाइबल हैं कि उस वाउचर के बदले में आपने क्या लेना है, तो ऐसे केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए? डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर। भाई जब ये बात पता ही है कि क्या गुड खरीदोगे आप इस वाउचर के थ्रू, तो ऐसे केस में जीएसटी का रेट भी कंफर्म है, तो इशू के वक्त ही हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। और इफ goods are not identifiable at the time of issue of voucher, अगर गुड्स आइडेंटिफाइबल नहीं है एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर, तो हम लोग कौन सी डेट लेंगे? डेट ऑफ रिडेम्पशन, डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर। जिस डेट पर हम वाउचर को क्या कर देंगे? रिडीम कर देंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? तो या तो इशू, रिडीम मतलब जब वो खरीदने आएगा बंदा, वाउचर को रीयूज करने वाला होगा, उस टाइम पर जो भी वो खरीदेगा उस वाउचर से,
वो वाला टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि गुड्स आइडेंटिफाइबल नहीं थे एट द टाइम ऑफ इशू। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ये 2 डेट्स याद होंगी आप लोगों को, रिवाइज कर लिया हम लोगों ने। सेक्शन नंबर 12(5) पे आ जाते हैं। सेक्शन नंबर 12(5) है बच्चों रेजिडुअल केस। रेजिडुअल केस का मतलब है जब 12(2) ना लग रहा हो, 12(3) ना लग रहा हो, 12(4) ना लग रहा हो, तो क्या लगता है बच्चों? रेजिडुअल केस। और रेजिडुअल केस की बात होती है तो जनरली ये फ्रॉड के केसेस है, फ्रॉड के केसेस है जनरली। और कहता है ऐसे केसेस में जब भी कोई फ्रॉड के केस हो या कोई भी ऐसा केस हो जो इन तीनों केसेस में से ना हो, तो ऐसे केस में हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे? पहला, ऑन और बिफोर डेट ऑफ पीरियोडिकल रिटर्न या ड्यू डेट ऑफ पीरियोडिकल रिटर्न, ड्यू डेट ऑफ पीरियोडिकल रिटर्न, याद आ रहा है कुछ? या फिर ऑन और बिफोर डेट ऑफ पेमेंट। देखो ये 2 अलग अलग केसेस इसलिए हैं बच्चों, या तो हो सकता है आप रजिस्टर्ड डीलर हो और आपने फ्रॉड किया हो, या फिर हो सकता है आपका कोई रजिस्ट्रेशन हो ही ना। तो ऐसे केस में क्या हो सकता है कि आपको रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, तो क्या करोगे? तो ऐसे केस में गवर्नमेंट कहेगा जब आप पेमेंट दोगे दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? रेजिडुअल केसेस जनरली 12, 2, 3, 4 ना लग रहे हो तब लगते हैं। और जनरली ये ऑफिसर्स जब भी पीओ आते हैं ना मिलने के लिए, ये जनरली तभी केसेस लगते हैं सेक्शन 12(5). पीओ वाले केसेस नहीं, प्रॉपर ऑफिसर वाले। पीओ समझ गए ना? प्रॉपर ऑफिसर वाले, समझ गए? और या तो फिर पीरियोडिकल रिटर्न की ड्यू डेट होगी, जो भी अगले रिटर्न की ड्यू डेट होगी दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। हम मान लेंगे कि जो भी आपने जितना अमाउंट का फ्रॉड किया, जितनी अपनी सप्लाई शो नहीं करी, उतने का जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो कब है? जो रिटर्न की ड्यू डेट है, ठीक है? ऑन और बिफोर डेट ऑफ पेमेंट अनरजिस्टर्ड के केस में। यस और नो? आगे बढ़ते हैं बच्चों। सेक्शन नंबर 12(6), सेक्शन नंबर 12(6). सो ये है टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एनहेंसमेंट इन द वैल्यू। एनहेंसमेंट इन द वैल्यू, किस वजह से वैल्यू एनहेंस हो रही है? बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, लेट फी फॉर डिलेड पेमेंट। बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी पार्टीज जो है वो पेमेंट क्या कर देती हैं? डिले कर देती हैं। और पार्टीज अगर पेमेंट डिले कर देंगी तो उसकी वजह से वो एक पार्टी दूसरी पार्टी से क्या चार्ज करती है? इंटरेस्ट, लेट फी चार्ज करती है। तो ऐसे केस में क्या टाइम ऑफ सप्लाई होना चाहिए? कि क्या उस पर जीएसटी जाएगा? पहली बात तो ये है। तो गवर्नमेंट कहता है यस, इस पर जीएसटी जाएगा। आप लोगों ने ये बात सेक्शन 15 में भी पढ़ी होगी कि एनहांसमेंट इन द वैल्यू जो भी बाय इंटरेस्ट या लेट फी होता है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर ऐड कर दिया जाता है, उस पर जीएसटी लगता है। बट लगता तो ठीक है, अब देना कब है? क्या है? जब एक्चुअल में पेमेंट रिसीव होगी तभी उसका टाइम ऑफ सप्लाई होगा, क्योंकि सप्लायर के पास हमेशा ये राइट होता है कि वो वेव ऑफ कर सकता है इंटरेस्ट लेट फी को, और अगर वो इंटरेस्ट लेट फी को वेव ऑफ कर देगा तो उस पर जीएसटी नहीं जाएगा। सो सिंपल सी बात है, अगर इंटरेस्ट लेट फी आएगा तो जीएसटी जाएगा, यानी जब आएगा तो वो टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा उस पर्टिकुलर अमाउंट का, क्योंकि बिल तो पहले ही बन चुका है बच्चों। बिल पहले बन चुका होगा तो पहले उसके बेसिस पर तो जीएसटी जा चुका होगा। अभी बात हो रही है कि जो इंटरेस्ट लेट फी बाद में आया, वो इंटरेस्ट लेट फी अगर आया तो जिस डेट पर आया अगले महीने की 20 तारीख उस अमाउंट का जीएसटी होगा जो जमा कराना होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो कहने का मतलब ये, इस केस में क्या होगा? ऑन और बिफोर डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच अमाउंट, यानी ये जो इंटरेस्ट लेट फी आया है ना बच्चों, ये इंटरेस्ट लेट फी जब आएगा वो डेट ही टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है एवरीवन? ये तो हो गया सेक्शन नंबर 12। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 13 की, ठीक है? सेक्शन नंबर 13 की जो कि है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज का, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज का। और जब मैं बोलता हूं 13(1) तो ये तो एक इंट्रोडक्शन है। ये क्या है? एक इंट्रोडक्शन सेक्शन है, इंट्रोडक्शन टू सेक्शन 13, कि ये वो यही बोलता है कि टाइम ऑफ सप्लाई से रिलेटेड सर्विसेज की प्रोविजन, टाइम ऑफ सप्लाई से रिलेटेड की प्रोविजंस, सर्विसेज से रिलेटेड की प्रोविजंस जो टाइम ऑफ सप्लाई की हैं, वो प्रोविजंस कहां लिखी गई हैं? सेक्शन नंबर 13 में लिखी गई हैं। सेक्शन 13(2) क्या बोलता है बच्चों? ये बात करता है अबाउट फॉरवर्ड चार्ज। किसके बारे में बात करता है? फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज का मतलब अगेन वेयर सप्लायर इज लायबल टू पे जीएसटी। नाउ हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं बच्चों।
ऐसे केस में, सर्विसेज के केस में गवर्नमेंट ने क्या बोला, कह रहा है हमें क्या देखना है कि हमें ये देखना है कि क्या कंप्लीशन के, सर्विस कंप्लीट होने के विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट इनवॉइस रेज कर दिया या नहीं कर दिया। सर अगर इफ इनवॉइस, इसके अंदर दो क्लॉज हैं बच्चों, इफ इनवॉइस इज इशूड विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम, जो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब टाइम दिया है, अगर उसी के विद इन इनवॉइस इशू कर दिया जाए तो क्या होगा बच्चों, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। बच्चों हम सप्लायर की बात कर रहे हैं तो पेमेंट रिसीव करने की बात करेंगे, यस और नो, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। अच्छा, या तो इनवॉइस को विद इन प्रिस्क्राइब टाइम, जो भी हम पढ़ेंगे प्रिस्क्राइब टाइम, ये है एज पर सेक्शन 31, सेक्शन 31, ठीक है। अब प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर इनवॉइस रेज कर दिया तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या फिर डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। रिसिप्ट ऑफ पेमेंट होती हैं दो डेट्स, एक डेट ऑफ रिसिप्ट एंट्री या फिर डेट ऑफ क्रेडिट इन बैंक अकाउंट, जितना जब बैंक अकाउंट में पैसे क्या होंगे, क्रेडिट होंगे, है ना। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एंट्री या फिर डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट, विच एवर इज अर्लियर, जो दोनों में से अर्लियर होगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। यस और नो एवरीवन। सर इफ इनवॉइस इज इशूड विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम एज पर सेक्शन 31, तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस देखेंगे या डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट देखेंगे। और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट होती है दो डेट्स, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट होती है दो डेट्स, या तो जिस डेट पर पेमेंट रिसीव हुआ, जिस डेट पर बैंक अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो गए, या तो वो डेट, या फिर जिस डेट पर रिसिप्ट की जर्नल एंट्री पास कर ली। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या होता है कई बार भाई चेक आया, चेक आने के बाद मैंने बैंक में जमा करा दिया, मैंने तो एंट्री पास कर दी, बट चेक क्लियर कब होगा, वो तो 3-4 दिन बाद होगा, तो क्लियर होने की डेट बाद में होती है, बैंक में जमा कराने की डेट पहले हो गई, तो और मैंने जर्नल एंट्री भी पहले पास कर दी। ऐसा हो सकता है कि जर्नल एंट्री में बाद में ही पास कर सकूं, तो इसीलिए वो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बोला उन्होंने, जो पहले हो जाए दैट विल बी द डेट। नेक्स्ट, अगर इनवॉइस को विद इन प्रिस्क्राइब टाइम नहीं इशू किया गया, इफ इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम, अगर इनवॉइस को प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर इशू नहीं किया गया तो क्या होगा बच्चों? तो ऐसे केस में क्या होगा, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो या तो रिसिप्ट ऑफ पेमेंट की डेट होगी या तो कंप्लीशन ऑफ सर्विस की होगी, विच एवर इज अर्लियर। रिसिप्ट ऑफ पेमेंट वही है जो मैं पहले भी बता चुका हूं, ये कब होगा, जब इनवॉइस विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम रेज नहीं किया जाएगा। अगर नहीं किया जो गवर्नमेंट ने बताया, तो ऐसे केस में कंप्लीशन ऑफ सर्विस या डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर, विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब जानना बहुत जरूरी है कि ये प्रिस्क्राइब टाइम है क्या। सो प्रिस्क्राइब टाइम एज पर सेक्शन 31 हम सर्विसेज के लिए पढ़ेंगे बच्चों, हम सर्विसेज के लिए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे प्रिस्क्राइब टाइम में? प्रिस्क्राइब टाइम एज पर सेक्शन 31, यहां पर एक आएगा सेक्शन 31(2), एक आएगा सेक्शन 31(5), एक आएगा सेक्शन 31(6). 31(2) के अंदर हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मल केस, जहां पर गवर्नमेंट ने बोला इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए, इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए बेटे विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ कंप्लीशन। जिस डेट पर सर्विस कंप्लीट कर दी है ना, उसके 30 डेज में इनवॉइस बन जाना चाहिए। अच्छा, नॉर्मल केस में एक तो ये है, इसी नॉर्मल केस में एक और बात बोली गई है, इन केस ऑफ बैंक्स, इन केस ऑफ बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन,
या फिर एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जैसे कि मुथूट फाइनेंस। ऐसे केस में क्या गवर्नमेंट ने बोला, ऐसे केस में गवर्नमेंट ने बोला विद इन 45 डेज, विद इन 45 डेज फ्रॉम डेट ऑफ कंप्लीशन आपको इनवॉइस रेज कर देना चाहिए था। क्या मेरी बात समझ में आई? तो वैसे तो 30 डेज का केस है, बट नॉर्मली 30 डेज का है। बैंक्स वगैरह के लिए कितना बोला गया? 45 डेज। ठीक है। एक केस होता है बच्चों कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कौन सा केस है? कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अगर सर्विसेज 3 महीने से ज्यादा कंटिन्यूसली सप्लाई हो रही है ना, तो उसको हम लोग कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज के प्रोविजन में डालते हैं। और ऐसे केस में इनवॉइस कब रेज करना चाहिए? इफ ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज एग्रीड, इफ ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज एग्रीड। अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट एग्री की गई है पहले से ही एग्रीमेंट में, तो ऑन और बिफोर ड्यू डेट, अगर ड्यू डेट पहले से क्या की गई है? एग्री की गई है। और इफ ड्यू डेट इज नॉट एग्रीड, अगर ड्यू डेट पहले से एग्री नहीं की गई है, सो ऑन और बिफोर डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। भाई इनवॉइस कब बनना चाहिए? जब पेमेंट रिसीव हो जाए। सो अगर ड्यू डेट एग्री नहीं की गई है, तो जैसे पेमेंट रिसीव होगी मैं इनवॉइस बना दूंगा। और अगर ड्यू डेट पहले से एग्री की गई है, तो मैं ऑब्वियसली ड्यू डेट से पहले इनवॉइस बनाऊंगा, या ड्यू डेट पे इनवॉइस बना दूंगा। हाँ या ना? और अगर इफ पेमेंट इज लिंक्ड विद कंप्लीशन ऑफ इवेंट, बच्चों आपको याद आ रहा होगा, ये इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था। कंस्ट्रक्शन के केस में क्या है? ग्राउंड फ्लोर बनता है, बिल्डर पैसे मांग लेता है। फर्स्ट फ्लोर बनता है, बिल्डर पैसे मांग लेता है। सेकंड फ्लोर बनता है, बिल्डर पैसे मांग लेता है। कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट कंप्लीट होते ही इनवॉइस रेज कर दिया। सो ऐसे केस में गवर्नमेंट कहता है कि ऑन, कब तक इनवॉइस बना देना चाहिए? ऑन और बिफोर डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ माइलस्टोन इवेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? इज दैट क्लियर एवरीवन? सो नॉर्मल केस में 30 डेज और एक 45 डेज। कॉन्टिन्यूस सप्लाई के अंदर कि अगर ड्यू डेट एग्रीड है तो ड्यू डेट, अगर ड्यू डेट एग्रीड नहीं है तो ऑन और बिफोर डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। और अगर पेमेंट का लिंक कंप्लीशन ऑफ इवेंट के साथ है कि भाई ये बात हुई है सप्लायर और रेसिपिएंट के बीच कि पेमेंट तभी होगी जब तू कुछ एक पार्ट कंप्लीट कर लेगा, तो जैसे बिल्डर्स के केस में होता है, तो ऐसे केस में क्या होगा? जिस डेट पर वो पेमेंट कंप्लीट कर लेगा इवेंट, उस डेट पर ही वो इनवॉइस रेज करेगा। और लास्ट केस क्या हो सकता है बच्चों? सेसेशन ऑफ सप्लाई। सेसेशन ऑफ सप्लाई का मतलब है अगर सर्विस देते वक्त मैंने बीच में सीज कर दी, छोड़ दी सर्विस, तो ऐसे केस में इनवॉइस कब रेज करना चाहिए? ऑन और बिफोर ड्यू डेट, ऑन और बिफोर डेट ऑफ सेसेशन, डेट ऑफ सेसेशन। जिस डेट पर सप्लाई क्या कर दी आपने? सीज कर दी, उस डेट पर तक इनवॉइस बन जाना चाहिए था। क्या मेरी बात समझ में आ रही है विवान? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये बात हो गई। ये बात जो हम लोगों ने पढ़ी है ना, ये इनवॉइस रेज करने के टाइम पीरियड भी समझ लिए। ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो यहां पर मैंने मिस कर दी, रेजिड्यूअल हमेशा सेम है। इसमें भी एक रेजिड्यू है, इसमें भी एक रेजिड्यू है। और रेजिड्यू क्या है कि अगर मेरे पास ना इनवॉइस की डेट है, ना पेमेंट की डेट है, ना फिर कंप्लीशन ऑफ सर्विस की डेट है, तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा? डेट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ सप्लाई इन बुक्स ऑफ रेसिपिएंट, इन बुक्स ऑफ रेसिपिएंट। वो हम लोग रेजिडुअल केस यहां पर मान लेंगे, वो रेजिडुअल केस यहां पर हम लोग लगा देंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वो रेजिड्यू केस लग जाएगा जब हमारे पास ये तीनों डेट्स अवेलेबल ना हो। इज दैट क्लियर एवरीवन? चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, सेक्शन नंबर 12(2) पढ़ लिया हम लोगों ने। अब बात करते हैं सेक्शन 13(2). अब बात करते हैं सेक्शन 13(3) की। 13(3) इज अबाउट टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज का मतलब है कौन है लायबल टू पे जीएसटी? रेसिपिएंट। अब रेसिपिएंट को अगर जीएसटी देना है तो बच्चों क्या होंगी डेट्स? कब तक हमें जीएसटी पे कर देना चाहिए? एक, डेट ऑफ पेमेंट, या फिर 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस।
विच एवर इज अर्लियर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? डेट ऑफ पेमेंट या 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। डेट ऑफ पेमेंट क्या है? वही जो पहले भी बताया था, क्या जिस डेट पर पेमेंट की एंट्री पास कर दी या डेबिट इन द बैंक अकाउंट, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, अब ये हम पे रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए रेसिपिएंट के लिए पेमेंट वर्ड यूज किया जाता है, सप्लायर के लिए होता तो रिसिप्ट ऑफ पेमेंट लिखा जाता। 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस इसलिए क्योंकि गुड्स और सर्विसेज में थोड़ा सा तो फर्क है ना बेटा, सर्विसेज में तो टाइम लगता है, इसलिए गवर्नमेंट ने कहा 61st डे, 60 दिन का टाइम दे दिया इनवॉइस रेज करने के बाद कि भाई पेमेंट जो इसके बाद आपको आपका टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा, यानी रेसिपिएंट का टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। आपको 61st डे तक सर्विस के जो जीएसटी बनता होगा वो आपको जमा कराना होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? मतलब वो जमा नहीं कराना पड़ेगा, बेसिकली वो टाइम ऑफ सप्लाई हो गया, उसके अगले महीने की 20 तारीख तक जमा कराना होगा। यस और नो एवरीवन? और अगर इसमें भी आपको अगर कोई दोनों डेट्स नहीं मिलती हैं तो क्या होगा? डेट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ सच सप्लाई इन बुक्स ऑफ रेसिपिएंट। आपने देखा होगा कि मैंने ये बात ऑलरेडी 2-3 जगह बता दी है, एक सेक्शन 12(3) में लगा, एक 13(2) में लगा और एक 13(3) में। जब भी ये डेट्स अवेलेबल ना हो तो ऐसा ही होगा, हमेशा याद रखना है बच्चों। इज दैट क्लियर एवरीवन? अच्छा, इसके अलावा सेक्शन 13(4) इज सेम एज सेक्शन नंबर 12(4). बच्चों बस सिर्फ फर्क क्या है, ये गुड्स के लिए और ये सर्विसेज के लिए। सेक्शन 13(5) सेम एज इन केस ऑफ सेक्शन 12(5), जो हम लोगों ने गुड्स के लिए पढ़ा था वही चीज सर्विसेज के लिए, सिर्फ वो गुड्स और सर्विस का ही फर्क है। सेक्शन नंबर 13(6) एनहांसमेंट इन द वैल्यू इज सेम एज डन ऑलरेडी इन सेक्शन 12(6), ये गुड्स के लिए और ये सर्विसेज के लिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो सब कुछ सेम है। तो ये तो हो गई छोटी सी रिवीजन। अब हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पर चलते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे प्रैक्टिस की वेट कर रहे होंगे, तो मैं अब आपको प्रैक्टिस करवा लेता हूं। अच्छा, एक और चीज मेरे को एकदम से याद आया, ठीक है, वो चीज़ ये कि भाई रिवर्स चार्ज के अंदर एक और बात होती है कि अगर आपने सर्विस ली है, इफ सर्विस इज इंपोर्टेड फ्रॉम एसोसिएट एंटरप्राइज, कोई जान पहचान वाले से, है ना, आपने सर्विस रिसीव करी है इंडिया के अंदर, तो ऐसे केस में आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, रिवर्स चार्ज लग जाएगा ना। तो ऐसे केस में आपको कब तक जीएसटी, आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? एक होगा डेट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ सप्लाई, जिस डेट पर आप रिकॉर्डिंग करोगे सप्लाई की, या फिर डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। उसमें 61st डे का चक्कर नहीं होता बेटा, दोनों में से कोई एक डेट। कौन सी डेट लेंगे? या तो जिस डेट पर आपने सप्लाई को रिकॉर्ड कर दिया, या फिर डेट ऑफ पेमेंट, जिस डेट पर आपने पेमेंट कर दी, विच एवर इज अर्लियर। क्या मेरी बात समझ में आई? एक ये बात आपको जरूर याद रखनी है। इज दैट क्लियर एवरीवन? चलो अब हम लोग क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसका सेशन का नाम क्या था? सेशन का नाम तो था प्रैक्टिस सेशन। और आप तो सर क्वेश्चंस करवा नहीं रहे, थ्योरी रिवाइज करा रहे हो। बेटा देखो, मुझे ये था कि मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करा तो दूं, बट अगर कुछ बच्चों को समझ ही ना आ रहा हो तो कोई फायदा ही नहीं है कि नहीं? तो एक बारी गो थ्रू हो गया, अब हम लोग प्रैक्टिस सेशन के लिए रेडी हैं। तो आओ जरा स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ये बुक जो होगी ये आपको चाहिए होगी तो आपको मिल जाएगी बेटा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप लोग चेक कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। सर मैं यहाँ पर सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, तो मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको कुछ प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ, जैसे कि ये आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3 मेरी बुक का। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस अज्यूमिंग दैट जीएसटी इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। तो ये बात क्लियरली बोल दी है कि जीएसटी रिवर्स चार्ज का केस है, और ये आपके पास कुछ डेट्स दी हुई हैं, और गुड्स का केस है, ये मेरे को डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स से पता चल रहा है। रिवर्स चार्ज का केस है। अच्छा, रिवर्स चार्ज का केस है, गुड्स के केस में सेक्शन 12(3), इसमें 3 डेट्स होती थी, डेट ऑफ इशू ऑफ 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट, या फिर डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, विच एवर इज अर्लियर। याद आया आप लोगों को? अब इसका मतलब ये हुआ कि मुझे यहां पर यह पता लगाना बहुत जरूरी है कि क्या वो 31st डे है, क्योंकि 31st डे फाइंड आउट करेंगे तभी जाके मैं इसका एग्जैक्ट आंसर आपको दे पाऊंगा। सो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 3 कर रहे हैं। आओ जरा देखते हैं। पहले तो आपको क्या दिया हुआ था? आपको दिया हुआ है डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, तो मैं यहां लिख देता हूं डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स।
अच्छा, दूसरी तरफ आपको दिया हुआ है डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट दिया हुआ है ना, तो आप लोग लिख रहे हो डेट ऑफ पेमेंट। अच्छा, आप पूछोगे सर सॉल्यूशन इसका इसी तरीके से देना है। बेटा देखो, सबसे पहले कभी भी किसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन दे रहे हो टैक्स के अंदर, खासकर आपको हमेशा पहले कानून लिखना चाहिए। रूल क्या है, तो आपको सेक्शन नंबर 12(3) मेंशन करना चाहिए। 12(3) में क्या लिखा है, ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई, वो वाली बात लिखनी होगी, तब आप ये क्वेश्चन करना स्टार्ट करना। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, और इसके बाद हमें कौन सी डेट देखनी चाहिए, इसके बाद हमें देखनी चाहिए 31st डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस। और अर्लियर चाहिए तो क्या देखना है हमें, टाइम ऑफ सप्लाई। कैसे होगा, अर्लियर ऑफ, इसको लिख सकते हो ए, इसको लिख सकते हो बी, और इसको लिख सकते हैं सी। क्या मेरी बात समझ में आई? बाद में हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई निकाल लेंगे। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, कैसे करें इसको। सबसे पहले तो आपको दिया हुआ है जुलाई 1 को रिसीव हुए थे गुड्स, ठीक है, जुलाई 1 को रिसीव हुए थे गुड्स, ओके, ठीक है जी। फिर इसके बाद बोलता है कि पेमेंट कब हुई है, 10 अगस्त को, 10 अगस्त को आपको पेमेंट हुई है, ओके जी। आगे देखो, इशू ऑफ इनवॉइस है 29 जून, जून 29 इशू ऑफ इनवॉइस। अब आपको सबसे पहले तो ये पता लगाना चाहिए कि 31st डे क्या बनती है। 31st डे निकालने के लिए आपको 29 जून को इग्नोर करना होगा, तो 29 को छोड़ दो, जून में कितने रह गए, एक दिन, 30 दिन, 30 जून होता ना, तो 30 जून एक दिन रह गया बस, और बाकी के 30 उठा लो आप जुलाई में, तो 31st डे बन गया, नहीं बन गया, 30th जुलाई, बोलो हाँ या ना। जुलाई 31st डे हो गया ना, 30th जुलाई, 10 अगस्त या जुलाई 1, विच एवर इज अर्लियर, जुलाई 1। तो मेरा आंसर क्या होगा बच्चों, जुलाई 1। क्या मेरी बात समझ में आई? दूसरा पार्ट की अगर मैं आपको दिखाऊं तो जुलाई 1 डेट ऑफ पेमेंट, जुलाई 1 डेट ऑफ पेमेंट क्या है, जून 25, और इनवॉइस इशू डेट है जून 29, और इसका 31st डे तो मैंने निकाल ही लिया, क्या निकाला था, जुलाई 30। तो भाई क्या होगा, जुलाई 1 25 जून या जुलाई 30, विच एवर इज अर्लियर, जून 25। नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों, आगे देखो, जुलाई 1 को रिसिप्ट ऑफ गुड्स का केस है, जुलाई 1, और पेमेंट की अगर मैं बात करूं ना, पेमेंट की पार्ट पेमेंट हुई है, तो पार्ट पेमेंट जब भी हो ना, एडवांस हो गया तो आपको हमेशा ना 2 हिस्सों में करना है अपना क्वेश्चन। तो पहले आप करो फर्स्ट पार्ट के लिए, और फर्स्ट पार्ट के लिए आपको यह बोला गया है कि पार्ट पेमेंट कब मिल गई थी, जून 30, और फिर टाइम ऑफ जो आपको दिया हुआ है डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस तो है 29 जून, ये तो सेम ही रहेगा। अब टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, अच्छा सबसे पहले तो ये बताना 31st डे क्या होगा, वो तो हो गया जुलाई 30। अब विच एवर इज अर्लियर, ए बी या सी, भाई मुझे तो दिख रहा है 30 जून, यानी एडवांस पेमेंट के बेसिस पर जीएसटी आपको देना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूं सेकंड पार्ट के लिए, जिसमें जुलाई 1 सेम रहेगा। सेकंड पार्ट में आपका टाइम जो होगा, आपका जो डेट ऑफ पेमेंट होगी वो 20 जुलाई दी हुई है, जुलाई 20, और ये तो सेम ही है, ये सेम है तो ये भी सेम ही आएगा, जुलाई 30। सो भाई विच एवर इज अर्लियर देखें तो जुलाई 1 इज माई आंसर फॉर द रेस्ट ऑफ द पेमेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पॉइंट नंबर 4 की अगर हम बात करें तो फोर्थ पॉइंट है जुलाई 5 रिसिप्ट ऑफ गुड्स, जुलाई 5, ठीक है, जुलाई 5 को रिसिप्ट ऑफ गुड्स है। और पेमेंट की बात करें तो पेमेंट डेट 2 दी हुई है, एक वही एंट्री वाली और दूसरी दी हुई है डेबिटेड इन द बैंक अकाउंट, विच एवर इज अर्लियर लेते हैं ना तो 28 जून, यस और नो। और इसके बाद आपको दिया हुआ है डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, वो क्या है, जून 1। और जून 1 के बाद मुझे क्या देखना होता है, 31st डे। तो भाई फर्स्ट तो वो छोड़ ही दो, 29 दिन ऐड कर सकते हो आप जून में, और तो 29 दिन ऐड कर दिए, तो जुलाई में क्या लोगे, 2 जुलाई,
तभी तो 31वां दिन बनेगा, हाँ या ना? तो 2 जुलाई, 28 जून या 5 जुलाई, विच एवर इज अर्लियर, जून 28, दैट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 की बात करें तो एक और है जुलाई 1, जुलाई 1, एक तरफ लिखा है 30 जून या 26 जून, ऑब्वियसली विच एवर इज अर्लियर, तो जून 26, और लास्ट वाला है 29 जून, तो वो तो हो गया 29 जून, कहां तक जाएगा, जुलाई 30, सो विच एवर इज अर्लियर देखें तो जून 26 मेरा आंसर होगा, यस और नो। और लास्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं पॉइंट नंबर 6 की, तो पॉइंट नंबर 6 में अगर हम लोग देखें तो लिखा है अगस्त 1 को रिसिप्ट ऑफ गुड्स का केस है, और फिर इसके बाद आपको ये दिया कि पेमेंट कब हुई है, वो है अगस्त 10। अच्छा, फिर इसके बाद हम बात करें डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, वो है 29 जून, उसके हिसाब से बन गया जुलाई 30, विच एवर इज अर्लियर देखें तो ये अर्लियर डेट क्या आएगी, 30 जुलाई, यस और नो है भी बात, ये होगा हमारा टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स। रिवर्स चार्ज का क्वेश्चन था ये, ठीक है, तो ये आपके सामने इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुके हैं, पूछे जाते रहते हैं, तो आप लोग तैयारी इसके जरूर करो, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखता हूं मैं, आपको दिखाता हूं, क्वेश्चन नंबर है 4, ये ना आपको रिवर्स चार्ज का है बट सर्विसेज से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 4 सर्विसेज का, तो सर्विसेज में भी सिमिलर करना है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 सिमिलर करना है, सर्विसेज में भी सिमिलर करना है। आपको क्या चाहिए होगा, एक तो डेट ऑफ पेमेंट चाहिए होती है और एक चाहिए 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, यस और नो। सो इसको भी बिल्कुल वैसे ही करना है, पहले आपको एक्सप्लेनेशन तो वैसे ही देनी है। इसके अंदर सबसे पहले क्या दिया हुआ आपको, डेट ऑफ पेमेंट, और क्या दिया हुआ है आपको, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, है ना, और आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, एक आपको चाहिए 61st डे, 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस, और इसके बाद आपको चाहिए टाइम ऑफ सप्लाई, है ना। तो डेट ऑफ पेमेंट की अगर हम बात करें तो डेट ऑफ पेमेंट की बात करें तो डेट ऑफ पेमेंट क्या होगी, अगस्त 10, डेट ऑफ पेमेंट हो गई अगस्त 10, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस हो गया 29 जून, 61st डे की बात करें तो 61st डे क्या होगा, एक तो 30 जून, 30 जून हो गया, 30 जून हो गया एक दिन, और 60 दिन लेने हैं, तो जुलाई में लोगे 31, तो एक प्लस जुलाई में आप 31 से ज़्यादा ले नहीं सकते, तो 32 दिन हो गए ये वाले, और हमें क्योंकि 61st डे पे पहुंचना है तो 29 डेज और, तो 29th ऑफ अगस्त करके देखें, 32 बन रहा है 61, तो 29th ऑफ अगस्त, यस और नो, अगस्त 29। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा बच्चों, विच एवर इज अर्लियर, तो विच एवर इज अर्लियर, अगस्त 10 या अगस्त 29, अगस्त 10। इसके बाद अगर आप देखो तो अगला पॉइंट है अगस्त 10, सेम डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस दिया हुआ है जून 1, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस दिया हुआ है जून 1, 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या बनेगा, जून 1 से, तो करते हैं जून 1 से 1 को छोड़ दो, 29 जून में हो गए, 31 हम लोगों को क्या लेंगे, जुलाई में लेंगे, 60 हो गए, और अगस्त 1, तो अगस्त 1 आएगा इसका आंसर, ठीक है। और फिर इसके बाद विच एवर इज अर्लियर लेना है, तो यहां पे आंसर आएगा अगस्त 1। नंबर 3 बताओ, थर्ड पॉइंट देखें तो लिखा है पार्ट पेमेंट मिली है, तो फर्स्ट पार्ट के लिए पहले बात करते हैं, फर्स्ट पार्ट के लिए जो पेमेंट मिली है वो कब मिल गई है, 30 जून 30, ओके। अच्छा, उसके बाद आपको दिया हुआ है इनवॉइस कब रेज किया है, जून 29, और हमें देखना है 61st डे, तो 61st डे जाके खत्म होता है अगस्त 29, तो विच एवर इज अर्लियर देखें इन दोनों में से, तो क्या आएगा, जून 30। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट के लिए, और सेकेंड पार्ट की जो पेमेंट है वो कब आई है, सितंबर 1, और ये डेट जो है वो तो सेम ही है, तो ये डेट भी सेम ही आएगी,
तो विच एवर इज अर्लियर, तो ये आएगा अगस्त 29। यस और नो? नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 4, और पॉइंट नंबर 4 की अगर हम बात करें तो ये है, क्या क्या डेट्स दी हुई है आपको? पेमेंट की डेट दी हुई है 28 जून या 30 जून, विच एवर इज अर्लियर। एक लेंगे तो ये लेंगे जून 28। और अगर आप मुझसे बात करो कि आपको इश्यू ऑफ इनवॉइस की डेट दी हुई है, तो इश्यू ऑफ इनवॉइस है जून 1, और जून 1 के हिसाब से हमने अगस्त 1 बनाया हुआ है हमने पहले, तो अगस्त 1। विच एवर इज अर्लियर लेंगे तो जून 28 इज द करेक्ट आंसर। और पॉइंट नंबर 5, पेमेंट 30 जून या 26 जून, विच एवर इज अर्लियर 26 जून। अगर यहां पर देखें तो ये बनेगा, कौन सी डेट दी हुई है? जून 29, और ये बनेगा अगस्त 29। सो विच एवर इज अर्लियर जून 26। दिस इज माई टाइम ऑफ सप्लाई। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस तो पूरे पूरे हैं ही हैं। फिर आ जाते हैं बच्चों एक वैरायटी जो केस स्टडी वाले क्वेश्चन होते हैं। कैसे क्वेश्चन होते हैं? केस स्टडी वाले, और वो वैरायटी भी मैं आपको दिखा देता हूं। सीएमए स्टूडेंट्स, मैं आपको जो प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, ये सीए और सीएम में जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वैसे ही करवा रहा हूं। तो ये बात मत सोचना बिल्कुल भी कि कहीं सीए वाले स्टूडेंट्स के कोर्स वाले पेपर नहीं आते हैं, ऐसा नहीं है। सेम क्वेश्चन उठ के आते हैं, सेम कॉपी पेस्ट भी किया जाता है सेम क्वेश्चन। तो इसलिए सारे प्रैक्टिस करने जरूरी हैं, चाहे सीए स्टूडेंट्स के हों चाहे वो सीएमए स्टूडेंट्स के हों, एक दूसरे के करने जरूरी है भाई। टैक्स का कानून तो वही है, रूल तो वही है। टफ और इजी से क्या फायदा बच्चों? आपको चीज समझ में आए तो टफ और इजी कुछ नहीं होता, सब आसान होता है अगर चीज समझ में आए, लॉजिक समझ में आए। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। कबीरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंगेज द सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट ऑफ कंसाइनमेंट ऑन 17th of June एंड मेड द एडवांस पेमेंट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑन द सेम डेट। अब पहले तो ये समझ लो कि भैया ये सर्विसेज का केस है, ट्रांसपोर्टर जीटीए सर्विस, और जीटीए केस में क्या होता था? रिवर्स चार्ज। हु इज लायबल टू पे जीएसटी? रेसिपिएंट्स। तो रिवर्स चार्ज का केस है, ये सर्विस का केस है, तो ये लगा सेक्शन नंबर कौन सा? सेक्शन नंबर लगा 13(3). तो भाई सबसे पहले तो आपके दिमाग में आना चाहिए टाइम ऑफ सप्लाई कौन से वाला है? सेक्शन 13(3). अब 17 जून को उसने सर्विस दे दी है, पूरी कर दी है, पेमेंट भी एडवांस में रिसीव हो चुकी है 17 जून को। कंसाइनमेंट जो है कुड नॉट रिसीव इमीडिएटली ऑन अकाउंट ऑफ स्ट्राइक। अच्छा, फैक्ट्री में स्ट्राइक होने की वजह से कंसाइनमेंट मिला कब है? 20 जुलाई। तो सर्विस 20 जुलाई को नहीं है, एडवांस पेमेंट है 17 जून को। 20 जुलाई को जाके सर्विस कंप्लीट हुई है। सो आपको पता ही है विच एवर इज अर्लियर देखेंगे तो हम लोगों को क्या करना है भाई? इनवॉइस रेज करने के 31वां दिन देखना होगा, सॉरी 61st डे है ना, 61st डे। इनवॉइस वाज रिसीव फ्रॉम द ट्रांसपोर्टर ऑन 22 जुलाई। तो भाई इनवॉइस और भी बहुत आगे है, तो इनवॉइस वाली डेट तो रिलेवेंट ही नहीं रहेगी, सिर्फ एडवांस पेमेंट ही देखनी पड़ेगी। तो एडवांस पेमेंट हुई है आपकी 17 जून। सो मेरा आंसर होगा 17 जून। यस और नो? 17 जून मेरा आंसर होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है अभी? बात आगे देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन को लिखना कैसे? सबसे पहले केस स्टडी के क्वेश्चंस को लिखने के लिए आपको पहले लिखना होगा क्या? स्टैट्यूटरी प्रोविजन। तो जो प्रोविजन आपको लगता है इसके ऊपर एप्लीकेबल है, क्योंकि ये सर्विसेज का केस है, जीटीए का केस है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये रिवर्स चार्ज का केस है सर्विसेज का। ये बात मेंशन करने के बाद रिवर्स चार्ज वाला रूल लिख दो। क्या है सेक्शन 13(3) में कि भाई 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ये डेट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। तो भाई यहां पर टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? यहां पर टाइम ऑफ सप्लाई 17 जून होगा, क्योंकि 17 जून जो है वो 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर से बहुत पहले है ना। 17 जून आएगा टाइम ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। राजू प्राइवेट लिमिटेड रिसीव्स द ऑर्डर एंड एडवांस पेमेंट ऑन 5th of January फॉर कैरिंग आउट आर्किटेक्चरल डिजाइन जॉब। It delivers the design on 23rd April. By oversight, no invoice is issued. अभी तक कोई invoice issue नहीं किया गया, and it is issued much later after expiry of prescribed period for the issue of invoice. When is the time of supply of services? क्वेश्चन ने पहले ही सर्विसेज का नाम ले लिया है, तो सर्विस का केस है, ये तो कंफर्म हो गया। रिवर्स चार्ज मुझे कहीं से दिख नहीं रहा है, तो ये फॉरवर्ड चार्ज का केस है। फॉरवर्ड चार्ज है तो इसमें दो ही केस होते थे, याद करो। एक, अगर कंप्लीशन के विद इन 30 डेज इनवॉइस रेज कर दिया या नहीं कर दिया, कंप्लीशन के विद इन 30 डेज इनवॉइस इशू ही नहीं हुआ, 30 डेज तो दूर की बात। सो भाई कंप्लीशन ही डेट होगी, क्योंकि इनवॉइस रेज ही नहीं किया, तो कंप्लीशन डेट देखेंगे, या फिर जिस डेट पर क्या हो गई पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। तो आप चेक करो पेमेंट कब हो गई है? 5 जनवरी। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा बच्चों? 5 जनवरी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
लिखना कैसे है मैंने आपको बता चुका हूं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, investigation shows that 150 cartons of ceramic capacitors were dispatched on 2nd of August, but no invoice was raised and the transaction were not entered in the accounts. There was no evidence of the receipt of payment. What is the time of supply of 150 cartons for the purpose of payment of tax? आपको बताना है इन 150 कार्टन्स का टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन से पता चला, इसलिए कुछ डेट्स रिलेवेंट अवेलेबल नहीं थी, तो सिर्फ एक ही डेट अवेलेबल थी और वो थी 2nd ऑफ अगस्त। बच्चों अगर आपको यह पता चल गया कि 2nd ऑफ अगस्त को डिस्पैच किए थे गए थे गुड्स और इसके अलावा कोई डेट नहीं है, तो टाइम ऑफ सप्लाई उसके अलावा कुछ हो भी नहीं सकती। यस और नो? इनवॉइस कब रेज कर देना चाहिए था? 2nd ऑफ अगस्त को। इनवॉइस रेज नहीं किया तो क्या हो गया? गलती तो आप ही की है। तो ऐसे केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? 2nd ऑफ अगस्त। रीजन क्या होगा कि जिस डेट पर गुड्स डिस्पैच किए जाते हैं उस डेट पर इनवॉइस बना देना चाहिए था। तो ये सेक्शन नंबर कौन सा लग रहा है? 12(2) फॉरवर्ड चार्ज का, और साथ में 31(1) जहां पे हम लोगों ने ये पढ़ा था कि भाई गुड्स की डिलीवरी पर, डिस्पैच पर हमें इनवॉइस बना देना चाहिए। सो टाइम ऑफ सप्लाई क्या लग जाएगा? 12(2). फिर लिखता है क्वेश्चन नंबर 8, एन ऑर्डर इज प्लेस्ड ऑन राम एंड कंपनी ऑन 18th of August फॉर द सप्लाई ऑफ कंसाइनमेंट ऑफ कस्टमाइज्ड शूज। Ram and Company gets the consignment ready and informs the customer and issues the invoice on 2nd of December. The customer collects the consignment from the premises of Ram and Company on 7th of December. Electronically transfers the payment. तो पहले तो बताओ गुड्स का केस है? यस, गुड्स का केस है। नंबर 2, गुड्स का केस होने के बाद आपको ये जानना बहुत जरूरी है, क्या ये फॉरवर्ड चार्ज है, रिवर्स चार्ज है? ये फॉरवर्ड चार्ज का केस है। फॉरवर्ड चार्ज का केस है तो हम लोगों को दो ही डेट्स देखनी होती है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या जिस डेट पर इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था। तो इनवॉइस कब इशू किया गया वो लिखा हुआ है 2nd of December, और कस्टमर ने कलेक्ट किया कंसाइनमेंट फ्रॉम द प्रेमिसेस ऑफ 7 December, और इनवॉइस मतलब ये मूवमेंट का केस नहीं है। इनवॉइस वो वहीं पर जाके क्या कहते हैं, कस्टमर वहीं पर जाके गुड्स को रिसीव कर रहा है, तो इसलिए हमें कौन सी डेट रेलेवेंट होगी, ऑर्डर कब प्लेस हुआ, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। जिस डेट पर इनवॉइस बना दिया वही बिल्कुल करेक्ट डेट है, क्योंकि या तो डिस्पैच के जिस डेट पर गुड्स मेकिंग अवेलेबल करवा दिए थे 7 दिसंबर, उस डेट पर जाके वो ये कहता है इनवॉइस बनाता, या फिर उससे पहले और 2 दिसंबर को उसने इनवॉइस बना दिया। सो 2 दिसंबर इज माय आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, मील कूपन्स आर सोल्ड टू अ कंपनी ऑन 9th of August। वही वाउचर्स, अब क्योंकि ये मील कूपन है तो कूपन्स आर वैलिड फॉर 6 months एंड कैन बी यूज फॉर एनी परचेज ऑफ फूड आइटम। कोई भी फूड आइटम खरीद सकते हो। तो ऐसे केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा बच्चों? भाई जिस डेट पर वाउचर को क्या किया, रिडीम किया, तो रिडेम्पशन ऑफ द वाउचर यानी डेट ऑफ रिडेम्पशन विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। ये बात हमें पता है। क्वेश्चन नंबर 10, अ फर्म ऑफ एडवोकेट्स इश्यूज इनवॉइस फॉर द सर्विसेज टू एबीसी लिमिटेड ऑन 17th Feb. The payment is contested by ABC Limited on the ground that on account of negligence of the firm, the company's case was dismissed by the court for non-appearance, which necessitated further appearance for which the firm is billing the company. The dispute drags and finally payment is made on 3rd November. Identify the time supply of legal services. बच्चों याद करो, फर्म ऑफ एडवोकेट, लीगल सर्विस, वकील की सर्विस रिवर्स चार्ज में आती है, याद आ रहा है? अब रिवर्स चार्ज में आती है तो हु इज लायबल टू पे जीएसटी? रेसिपिएंट्स आर लायबल टू पे जीएसटी। अब अगर रेसिपिएंट को जीएसटी देना है तो कब तक देना होता है टाइम ऑफ सप्लाई? सेक्शन 13(3) में क्या लिखा है? या तो डेट ऑफ पेमेंट या 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। तो 17th Feb से मुझे 61st डे काउंट करना होगा कब खत्म होता है। इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि भाई आपने कब जाके वो सर्विस कंप्लीट करी, क्योंकि हमें दो ही डेट्स देखनी है। रिवर्स चार्ज का केस होगा तो या तो 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या पेमेंट की बात नहीं की गई है, सिर्फ पेमेंट की बात नहीं की गई है, सिर्फ ये बात की गई है कि इनवॉइस इशू हो गया है 17 Feb को, तो 61st डे निकालना है। तो कैसे निकालते हैं बच्चों? 17 Feb का 61st डे निकालना होगा मुझे। मैं क्या करूंगा, 17th Feb है बच्चों, इसके बाद मुझे 61st डे पे पहुंचना है, तो फेब 17 को तो छोड़ना होगा। कितने दिन ले लूं? 11 दिन ले लेता हूं, तो फेब 28 पे पहुंच जाऊंगा मैं। प्लस इसके अंदर मुझे फेब के बाद मार्च आएगा 31, तो 42 डेज हो गए। अब इसके बाद मुझे और कितने डेज ऐड करने? 19 ऐड करने, तो 42 और 19 19। सो 19th of April विल बी द माई टाइम ऑफ सप्लाई। यस और नो एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर है 19th of April। क्वेश्चन नंबर 10th का। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, मॉडर्न सिक्योरिटी कंपनी प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस
In one case, it is tested a batch of device on 4th and 5th September, but could not raise invoice till 19 November because of some dispute. अब ये देखो सर्विसेज का केस है, फॉरवर्ड चार्ज का केस है. गवर्नमेंट ने कहा था कंप्लीशन के विद इन 30 डेज इनवॉइस बना देना, नहीं बनाया. 5 सितंबर का 30 दिन, भैया 19 नवंबर तो बहुत दूर है. सो आंसर इज 4th एंड 5th सितंबर, यानी जिन डिवाइसेस को 4 सितंबर को डिस्पैच करा दिया वो 4 सितंबर होगा, और जिस डिवाइसेस को 5 सितंबर को टेस्टिंग करवा के कंप्लीट करा दिया उसका आंसर 5 सितंबर होगा. क्या मेरी बात समझ में आई? सो यहाँ पर होगा जिस डेट पर आपने सर्विस अपनी तरफ से क्या कर दी, कंप्लीट कर दी. कंप्लीशन ऑफ सर्विस के विद इन 30 डेज इनवॉइस रेज करना होता है, बट आपने रेज नहीं किया. कौन सा सेक्शन लग रहा है? सेक्शन नंबर 13(2). क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ. Question number 12 is about Messrs XYZ company, a firm of chartered accountants, issued invoice for the services rendered to Mr. A on 7th of September. Determine the time of supply in the following independent cases. पहला केस, the provision of service was completed on 1st of August. Provision कब complete हुआ सर्विस का? 1st August को. And payment was received on 28th September. Payment कब मिली? 28 सितंबर. ये एक सर्विस का केस है, फॉरवर्ड चार्ज का केस है. सर्विस का केस है, फॉरवर्ड चार्ज का केस है. बच्चों कब हमें जीएसटी पे करना चाहिए मुझे बताओ. सर्विस का केस है, फॉरवर्ड चार्ज का केस है. ये बात हो रही है सेक्शन नंबर 13(2) की. अब इसके अंदर कंप्लीशन के विद इन 30 डेज इनवॉइस रेज किया नहीं किया वो चेक करना होगा. सर्विस कंप्लीट करी 1 अगस्त, तो 30 डेज चेक करेंगे, और वो हो रहा है 30 डेज 28 सितंबर. यस, नहीं, इनवॉइस रेज किया. इनवॉइस कब रेज किया? 7 सितंबर. अगर इनवॉइस 7 सितंबर को रेज किया तो 30 डेज तो भैया निकल गए. 30 डेज क्योंकि निकल गए तो ऐसे केस में 1st of August विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, या 28 सितंबर, विच एवर इज अर्लियर. तो 1st August इज आंसर फॉर माय फर्स्ट पॉइंट. 12th का सेकंड देखते हैं. प्रोविजन ऑफ सर्विस अगर 14 अगस्त को कंप्लीट होती और इनवॉइस रेज किया होता 7 सितंबर को, तो भैया 30 दिन के अंदर अंदर हो गया. तो 7 सितंबर या फिर 28 सितंबर, विच एवर इज अर्लियर. तो मेरा आंसर होता 7 सितंबर. 7 सितंबर. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 7 सितंबर आंसर होता सेकंड पार्ट का. नेक्स्ट, मिस्टर ए मेड द पेमेंट ऑफ 3rd अगस्त. 3rd अगस्त को उसने पेमेंट दे दी, तो भाई ये तो पहले ही पेमेंट दे दी, तो ऐसे केस में इनवॉइस, ऐसे केस में टाइम सप्लाई क्या होना चाहिए? जिस डेट पर पेमेंट आ गई. नेक्स्ट इज मिस्टर ए मेड द पेमेंट ऑन 15th ऑफ सितंबर. अगर 15 सितंबर को पेमेंट हुई है और सर्विस इनवॉइस कब रेज किया था? 7 सितंबर को. सर्विस अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुई है, तो भाई जब पेमेंट हो गई है दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई. क्योंकि या तो इनवॉइस, अच्छा हम लोगों ने देखना है इनवॉइस क्या सर्विस से पहले सर्विस के विद इन 30 डेज रेज किया है. इनवॉइस तो उन्होंने पहले रेज कर दिया, पेमेंट से भी पहले, तो इनवॉइस डेट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, यानी इसका भी आंसर क्या रहेगा? 7th ऑफ सितंबर. यस और नो एवरीवन? कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ सकते हो आप लोग. क्वेश्चन नंबर 13, Messrs Pranav Associates, a partnership firm providing recovery agent services to Newton Credits Limited, a non-banking financial company. बच्चों, रिकवरी एजेंट की सर्विसेज बैंक्स को देते हैं, तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज लगता है. कुछ याद आ रहा है? रिवर्स चार्ज लग जाएगा इस पर. रिवर्स चार्ज लग जाएगा तो हु इज लायबल टू पे जीएसटी? रेसिपिएंट्स. रिकवरी एजेंट है, रिकवरी एजेंट प्रणव एसोसिएट्स को सर्विसेज दे रहा है, प्रणव एसोसिएट्स विल बी लायबल टू पे जीएसटी. अब ये सर्विसेज का केस है, रिवर्स चार्ज का केस है, तो इसमें भैया दो डेट्स देखते हैं. एक डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस. तो डेट ऑफ पेमेंट चेक करेंगे. डेट ऑफ पेमेंट आपको दे रखी है 18th ऑफ अप्रैल, और 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस. तो 7 फरवरी का 61st डे निकालना होगा हमें. तो 7 फरवरी का अगर मैं 61st डे निकालूंगा तो क्या आएगा? 7th Feb. क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 13. 7th Feb का 61st डे निकालूंगा तो कैसे आएगा? फेब में और कितने दिन ऐड करूं? फेब में और कितने दिन ऐड करूं? 21. अच्छा, मार्च के 31 टोटल हो गए 52. मुझे और कितना मिलेगा? 9th. तो 9th ऑफ अप्रैल आएगा. 9th ऑफ अप्रैल. 9th ऑफ अप्रैल या फिर 9th ऑफ अप्रैल, या फिर आपको डेट होगी कौन सी वाली? डेट ऑफ पेमेंट 18 अप्रैल. विच एवर इज अर्लियर? विच एवर इज अर्लियर? 9th ऑफ अप्रैल. क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों? एवरीवन, सेक्शन पता लगाना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको सेक्शन पता है, रूल पता है, तो आपको यह जज करना है कि सेक्शन कौन सा लगेगा. इस वाले केस में कौन सा सेक्शन लगेगा? रिवर्स चार्ज सर्विसेज का केस, सेक्शन 13(3). यस और नो? आगे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 14, मिस्टर एक्स सप्लाइड गुड्स ऑफ 50,000 टू इट्स कस्टमर्स मिस डियाना ऑन 1st of January on the condition that payment on the same will be made within a week.
However, Miss Diana made for the payment of said goods on 2nd of Feb and thus paid interest amount to 2000. What is the time of supply with regard to addition in the value by way of interest in lieu of delayed payment? बच्चों पेमेंट डिले हो गई है और गुड्स का केस है, फॉरवर्ड चार्ज का केस हुआ। अब गुड्स का केस है, फॉरवर्ड चार्ज का केस हुआ, पेमेंट का हुआ और पेमेंट डिले होने की वजह से इंटरेस्ट की बात हो रही है यहां पर, है ना। कह रहा है हाउएवर मिस डियाना मेड पेमेंट फॉर द सेट गुड्स ऑन 2nd of Feb एंड दस पेड इंटरेस्ट टू 2000 रुपीज। भैया ऐसा है, हम लोगों को यहां पर सिर्फ इंटरेस्ट के लिए टाइम ऑफ सप्लाई बताओ क्या होगा, तो यहां पे इंटरेस्ट के लिए टाइम ऑफ सप्लाई कब होगा, जिस डेट पर पेमेंट रिसीव होगी। तो जब ये इंटरेस्ट रिसीव होगा तब हमें टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा इस 2000 रुपए के लिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो एवरीवन? सो 2000 रुपए के लिए क्या होगा, जिस डेट पर पेमेंट रिसीव हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, Messrs Munch and Wunsch Trading Company, a registered supplier, is liable to pay GST under forward charge. It has furnished the following information. Goods were supplied on 3rd of October. Invoice was issued on 5th of October. Payment received on 9th of October. Determine the time of supply. So भाई क्या करेंगे ऐसे केस में? आपने गुड सप्लाई कर दिए थे 3rd अक्टूबर को। अच्छा ये पहले बात बताओ कौन सा केस लग रहा है, फॉरवर्ड चार्ज का केस लग रहा है, गुड्स का केस है ना। हाँ, तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस चाहिए होता है या लास्ट डेट? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। देखो इनवॉइस की डेट दी है 5 अक्टूबर, बट सप्लाई कर दिए थे गुड्स 3rd अक्टूबर को। सो 3rd अक्टूबर विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। हाँ या ना? क्योंकि दोनों में से पहले जो हो गया, क्योंकि गुड्स सप्लाई कर दिए तो उस डेट पर ही इनवॉइस बन जाना चाहिए था, इनवॉइस बनाया बाद में, तो गुड सप्लाइड की डेट ही होगी, यानी 3rd अक्टूबर विल बी माय आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आंसर की प्रेजेंटेशन आपको समझ में आ रही है? ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आने हैं बच्चों, ठीक है। और आपको एग्जाम क्वेश्चंस दिखाने के लिए भी मैंने ये कुछ कंटेंट बनाया है। क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हो आप, ये सीए एग्जामिनेशन का है बट सीएमए के लिए बिल्कुल रेलेवेंट है। नो एंड ग्रो पब्लिशर्स अ रजिस्टर्ड डीलर इन इंडिया पेड इन एडवांस ऑफ 50,000 टू गणतंत्र एन ऑथर। भाई ये ऑथर का केस है, अगर आपको याद हो ये रिवर्स चार्ज का केस है। रिवर्स चार्ज यानी रेसिपिएंट्स आर लायबल टू पे जीएसटी। अब रेसिपिएंट सर्विसेज का केस है, जीएसटी पे करना है। मुझे बताओ इसमें दो ही डेट्स देखते हैं, 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस या फिर डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। अब आप चेक करो 50,000 रुपए का एडवांस आपको किस डेट पर मिल गया? 50,000 रुपए का एडवांस आपको पहले ही मिल गया। कौन सी तारीख को मिल गया? 5 सितंबर को। सो पहला आंसर तो मेरा 5 सितंबर ही हो जाएगा, येस और नो। और फिर चेक करेंगे जो बाकी का अमाउंट है। अच्छा, इट मेड द बैलेंस पेमेंट ऑफ 1,50,000 12 दिसंबर। अब 12 दिसंबर को 1.5 लाख रुपए बाकी के दिए। अगर इनवॉइस की डेट 6 अक्टूबर होती तो क्या आंसर होता? भाई देखो ऐसा है, आपको एडवांस पेमेंट मिल गई, एडवांस पेमेंट मिलते ही आपका जीएसटी तो पहले ही लायबल हो गया, क्योंकि इस केस में होता था डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ रिवर्स चार्ज में डेट ऑफ पेमेंट या 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। तो पेमेंट आपने 5 सितंबर को दे दी, तो 5 सितंबर का तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, 50,000 रुपए के ऊपर जीएसटी जमा कराना होगा अगले महीने की 20 तारीख तक। अब बाकी की पेमेंट की बात हो रही है, यानी 1.5 लाख रुपए की। तो बताओ इस क्वेश्चन नंबर 16 का अगर मैं बोलूं तो क्वेश्चन नंबर 16 में पहला तो केस ये है कि अगर डेट ऑफ इनवॉइस 6 अक्टूबर होता तो क्या होता, वो ये कहना चाह रहा है। अगर 6 अक्टूबर होता तो क्या होता, तो हम लोग क्या करते हैं 6 अक्टूबर और 5 सितंबर, पहले तो बात करते हैं 50,000 रुपए की, 50,000 रुपए के लिए बात करते हैं 6 अक्टूबर और 5 सितंबर विच एवर इज अर्लियर, तो ये हो जाता बच्चों 5 सितंबर। अब मैं बात कर रहा हूं बाकी बचे हुए 1.5 लाख रुपए की। अब 1.5 लाख रुपए को देखना है मुझे, तो मुझे यहां पर क्या करना है, 5 सितंबर को 1.5 लाख रुपए आपको रिसीव हुए 12 दिसंबर को, तो यानी 12 दिसंबर की डेट देखेंगे या फिर 61st डे। सॉरी, मैंने 6 अक्टूबर का 61st डे देखना था बेटा, ये बहुत आगे जा रहा था तो इसलिए देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 61st डे बहुत आगे हो गया ना, हमें तो अर्लियर देखना होता है। तो यहां से हमें देखना होगा 6 अक्टूबर से 61st डे क्या बनता है। अक्टूबर में होते हैं बच्चों 31 डेज ना, तो 6 दिन तो भूल ही जाओ, तो कितने रह गए 6, 31 माइनस 6 रह गया 25, तो 25 तो वो हो गया। और जून में नहीं, अक्टूबर में हो गया ना, नवंबर में 30 दिन हो गए, और फिर दिसंबर कौन सा लूं, 6 दिसंबर 61st डे हो गया, तो 6 दिसंबर 2019 या 12 दिसंबर 2019 विच एवर इज अर्लियर। क्या मेरी बात समझ में आई है विवान? क्या मेरी बात समझ में आई है विवान? 61st डे 6 दिसंबर को जाके क्लोज होगा, ठीक है। तो 1.5 लाख रुपए पर जीएसटी 6 दिसंबर के हिसाब से अगले महीने की 20 तारीख तक देना है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हो गया ए पार्ट। बी पार्ट की भी है, जहां पर आपको डेट ऑफ इनवॉइस दिया हुआ 17 दिसंबर।
डेट ऑफ इनवॉइस क्या दिया हुआ है? 17 दिसंबर। अगर 17 दिसंबर दिया हुआ है तो क्या होगा? तो भाई 17 दिसंबर है तो 61st डे तो बहुत आगे चला गया है ना। तो मेरे ख्याल से इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इसका आंसर तो 5 सितंबर 2019 ही रहेगा 50,000 रुपये के लिए। अब बात करें 1.5 लाख रुपए की, तो 1.5 लाख रुपए के लिए अगर आपको दे रखा है इनवॉइस की डेट 17 दिसंबर है तो भाई इसका 61st डे तो बहुत आगे चला गया है ना। तो इसका भी हर हाल में आंसर क्या रहेगा? वही 12 दिसंबर 2019। यस और नो? दैट्स इट। इस तरीके से क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 जो कि सीएमए एग्जाम्स में आ रखा है। और यहां पर अगर आप देखो तो आपको कुछ गुड्स की डेट दे रखी है, सप्लाई ऑफ गुड्स का केस है, फॉरवर्ड चार्ज का केस है, आपको बताना है कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो डेट ऑफ इशू ऑफ गुड्स होना चाहिए, डेट ऑफ आपको पहले तो ये देखना है इनवॉइस कब रेज किया और इनवॉइस कब रेज करना चाहिए था। तो इशू ऑफ इनवॉइस की डेट दी है 4 जनवरी और आपको देखना है कि गुड्स रिमूव कब किए। तो गुड्स रिमूव से आपको इनवॉइस रिमूवल वाली डेट अगर पहले आ गई ना तो उस डेट पर इनवॉइस बना देना चाहिए। यस और नो? सो अगर आप ध्यान से देखो तो 4 जनवरी को और 4 जनवरी दोनों में ही 4 जनवरी है तो मेरा आंसर सेम रहेगा 4 जनवरी है ना। यहां पर तो पहले वाले में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। यहां पर देखो डेट ऑफ रिमूवल है 4 जनवरी और 5 जनवरी, तो यहां पर होगा आंसर मेरा 4 जनवरी। और दूसरे वाले में भी दोनों सेम है तो कोई भी ले लो 4 जनवरी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी आ गया एग्जाम के अंदर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 17। ये सीए एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। तो आप लोग देख ही पा रहे हो कि कुछ सीए है, कुछ सीएमए के एग्जामिनेशन क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर ही है, कोई फर्क नहीं है कोई खास। यस और नो? 17, एग्जामिन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई। बताना है। शक्ति एंटरप्राइजेज कोलकाता एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद सूरज एंटरप्राइज सूरत फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन 3 अक्टूबर। तो भाई कॉन्ट्रैक्ट में 3 अक्टूबर को आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द गुड्स वर रिमूव फ्रॉम द फैक्ट्री, गुड्स का केस है, फॉरवर्ड चार्ज का केस है, गुड्स का केस है, फॉरवर्ड चार्ज का केस है, सेक्शन नंबर 12(2) लगेगा इस पे। द गुड्स वर रिमूव फ्रॉम द फैक्ट्री और एट कोलकाता ऑन 11 अक्टूबर। तो रिमूव इस डेट पर हुए हैं, यानी मूवमेंट का केस था और मूवमेंट का केस है तो रिमूवल डेट देखेंगे। तो रिमूवल डेट पर क्या इनवॉइस बना? इनवॉइस कब बना? इनवॉइस कब बना? इनवॉइस की तो डेट ही नहीं दे रखी। तो भाई इनवॉइस की डेट दे रखी है? नहीं दे रखी, नहीं दे रखी। तो भाई जिस डेट पर गुड्स रिमूव कर दिया जाए उस डेट पर इनवॉइस बना देना चाहिए था। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े। नेक्स्ट, ट्रस्ट एंड फंड्स। Trust and Funds and Event Management Company has provided its services for an event at Kapoor Film Agencies, Mumbai on 5th of June 2019. Payment for the event was made on 19th June 2019. आपको बताना है which ever is earlier, कौन सा केस लगेगा मुझे बताओ। 5 जून 2019 को आपने सर्विसेज प्रोवाइड करी है, फॉरवर्ड चार्ज का केस है बच्चों। और अगर आपको याद हो रहा सर्विस कंप्लीट होने के विद इन 30 डेज इनवॉइस रेज कर देना चाहिए। क्या इनवॉइस की बात हो रही है? नहीं हो रही है। पेमेंट हुई है 19 जून को और 30 डेज से पहले पहले ही हो रही है, तो बेसिकली टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? 19 जून। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इज दैट क्लियर एवरीवन? क्योंकि 30 डेज जब आप चेक करोगे 30 डेज बाद में बन रहे हैं और इनवॉइस की बात कर नहीं रहा है क्वेश्चन, सर्विस कंप्लीट हो उससे पहले पहले तो क्या बन गया? पेमेंट की डेट ही आ गई, तो 19 जून विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। मिस अंतरा रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग सर्टन गुड्स टू मिस्टर जी, ये सीएम एग्जामिनेशन क्वेश्चन है बच्चों। द टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सेट गुड इज लायबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। बताओ डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स। अच्छा, गुड्स का रिवर्स चार्ज का केस है तो आपको डेट्स याद होनी चाहिए, 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या फिर डेट ऑफ पेमेंट या फिर डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स। तो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स है 26 नवंबर। डेट ऑन विच पेमेंट इज रिकॉर्डेड या पेमेंट इज डेबिटेड, दोनों में से कोई एक डेट लेंगे है ना, तो 22 दिसंबर लेंगे। अच्छा, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस का 31st डे देखना है, 30 डेज दे दिए हैं कि 30 डेज कब खत्म हो रहे हैं, हमें 31st देखना है, तो 22 दिसंबर। तो यानी 22 दिसंबर, या तो हम देखेंगे 22 दिसंबर या फिर डेट होगी 22 दिसंबर, अगेन यहां पर भी 22 दिसंबर ही बन रहा है, या 26 नवंबर। तो मेरा आंसर होगा 26 नवंबर इज माई करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये एक और सी एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 18। मिस्टर लखन प्रोवाइड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज का केस है, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सीएसएस यानी सर्विस कंप्लीट करी है 1 अक्टूबर को, कंप्लीशन हो गई है 31 जनवरी को, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट है दी हुई है 30 मार्च को। डिटरमाइन द टाइम ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। पहले तो इनवॉइस इशू करने की डेट बतानी है इसमें। अच्छा, इनवॉइस कब रेज करना चाहिए भाई? अगर एग्रीड है ड्यू डेट तो ड्यू डेट पर इनवॉइस बना देना चाहिए। इफ नो ड्यू डेट इज एग्रीड, फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है कि ड्यू डेट कोई एग्रीड नहीं हुई, तो जिस डेट पर पेमेंट होगी
उस डेट पर टाइम ऑफ सप्लाई होगा, हाँ या ना? तो पहला आंसर होगा 30 मार्च। दूसरा, इफ पेमेंट इज लिंक टू कंप्लीशन ऑफ सर्विस, अगर पेमेंट कंप्लीशन ऑफ सर्विस के ऊपर डिपेंडेंट है तो जिस डेट पर सर्विस कंप्लीट होगी उस डेट पर इनवॉइस बना देना चाहिए था, तो 31 जनवरी। और लास्ट, अगर पेमेंट 25 मार्च को हुई है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द देम, यानी ड्यू डेट दी हुई है, तो ड्यू डेट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो सॉरी, ड्यू डेट जो होगा वो उस डेट पर इनवॉइस रेज कर देना चाहिए। यस और नो एवरीवन? तो ये है। और क्वेश्चन नंबर 19 अगर आप देखोगे ना तो मंच एंड वंश वाला क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया था, वो रिपीट हो गया है। ठीक है, दैट्स इट दोस्तों, ये आपको प्रैक्टिस करवा दी है और अब आप कोई भी तरह के क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको समझ में आ गया करना कैसे है। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। अगली क्लास के अंदर मैं अब आपको डीटी प्रैक्टिस सेशन पे लेके जाऊंगा, तो एक दिन डीटी और एक दिन आईडीटी रहेगा। तो एक दिन डीटी यानी अगला मेरा प्रैक्टिस सेशन डीटी का होगा, जिसमें मैं आपको कुछ रेजिडेंशियल स्टेटस के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों, अगली क्लास मिलते हैं, बाय बाय।